Welcome to Immunology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। आज हमारा लास्ट लेक्चर है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसी खुशी में मेरा दिल चाह रहा है मैं ना वो वाला गाना गाऊं, धिन तड़क आ जा और के सड़क पैरों से रेल ज़रा खोल नदारे संग ढोल बाजे ढोल। वैसे मेरा दिमाग ख़राब हो गया, सॉरी सॉरी फॉर दैट। अच्छा, रात के 1:30 हो रहे हैं और मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड करी और मेरा दिल था बस मैं ख़त्म करूँ, ठीक है। और उसके बाद मैंने 2-3 और चीज़ों पर वर्क करना था। आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि हमने आज पढ़ना है एक तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसीज और दूसरा पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर डेफिशिएंसी। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने, अगर आपको याद है ना, मैंने जो सेकंड चैप्टर इम्यूनोलॉजी का स्टार्ट कराया था जिसमें मैंने आपको इनेट सेल्स से स्टार्ट कराया था, उसमें सबसे पहले जो टॉपिक था ना वो PRRs पे था, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर, जो कि हमारे इनेट सेल्स पे होते हैं। इनेट सेल्स कौन से आते हैं? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स, इन पे होते हैं PRRs, जिसकी मदद से ये पैम्स को पकड़ते हैं। पैम्स किस पे होते हैं? हमारे पैथोजन पे। जिसने ये वो लेक्चर नहीं लिया ना, पहले वो जाके ले लो प्लीज़, बहुत अच्छा पढ़ाया था मैंने, बहुत अच्छा। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ मैं। अच्छा, अब मैं कोई खाली पेज देखूँ जिसमें मैं आपको समझाती हूँ, PRRs के बारे में थोड़ा सा रिवाइज़ करती हूँ वो लेक्चर, और उसके बाद, और मैंने आज नोट्स नहीं बनाए क्योंकि अगर आपने ये टेबल याद कर ली ना तो आपके सारे MCQs हो चुके हैं। इससे बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है UHS में, तो इसलिए इस टेबल को नहीं जोड़ना। और मैंने इस टेबल को यूँ आपको चुटकियों में समझा देना इंशाल्लाह। मैं ज़रा पेज लेती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ। अब हमारे जो इनेट सेल्स होते हैं उनके ऊपर होते हैं PRRs, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। और मैंने इसमें ना आपको 2 टाइप्स के पढ़ाए थे। मैंने कहा था कुछ अल्लाह ताला ने हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर बनाए हुए होते हैं और कुछ हमारे इंट्रा सेलुलर होते हैं। मतलब हमारे पास 2 टाइप्स मैंने आपको एक्स्ट्रा सेलुलर की बताई थी, जिसमें T लाइक रिसेप्टर्स थे, टॉल लाइक रिसेप्टर, टॉल लाइक रिसेप्टर्स थे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास होते थे C ल्यूकिन रिसेप्टर्स, ठीक है, अगर याद होते। और मैंने ये आपको याद कराने के लिए एक हिंट बताया था, मैंने कहा था ऐसे याद कर लो, एक T और ये C, जैसे मतलब इस टाइप का मैंने आपको याद करा। मैंने कहा शेप से याद कर लो, T लाइक रिसेप्टर और C ल्यूकिन रिसेप्टर्स एक्स्ट्रा सेलुलर होंगे, सेल से बाहर होंगे, और या फिर होंगे तो एंडोसोम्स में होंगे। अच्छा, ये अब मैं पूरा टॉपिक तो पढ़ाने से रही, लेकिन मैं सिर्फ आपको अभी वो पूरा रिवाइज करवा रही हूँ। अब इंट्रा सेलुलर में मैंने आपको 3 पढ़ाए थे, उसमें हमारे पास ना जो 2 थे ना, एक था नॉड लाइक रिसेप्टर और एक था रिग वन हेलिकेज। अब जो रिग वन हेलिकेज था ना, वो मैंने आपको याद हो तो रजब भट्ट से याद कराया था। याद है रजब भट्ट जो मुल्क छोड़ के भाग गया, तो उससे मैंने आपको याद कराया था। अच्छा, बहुत मज़े का मेरा वो लेक्चर था। अच्छा, अब उसमें क्या था, टॉल लाइक रिसेप्टर में मैंने आपको इसकी टाइप्स बताई थी। मैंने कहा था हमारी बुक में हमारी जो टॉल लाइक रिसेप्टर होते हैं T1 से T10 तक होते हैं, लेकिन हमारी बुक ने डिस्कस जो किया हुआ था वो T2 था, T4 था और T9 था। जो T2 था ना वो फॉर पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए होता था, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए होता था, और ये जो था अनमिथाइलेटेड को रिकॉग्नाइज करने के लिए। और C ल्यूकिन रिसेप्टर में हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, और ये मैंने आपको ना DMC से याद कराया था, हिंट दिया था मैंने आपको DMC। अब DMC से यूँ याद करें, जो C ल्यूकिन रिसेप्टर है उसकी 2 टाइप्स हैं, एक डेक्टिन और दूसरी मनान लाइगेंड बाइंडिंग प्रोटीन। MBL से, मोबाइल से याद कराया था, मनान बाइंडिंग लाइगेंड प्रोटीन। अच्छा, उसके बाद नॉड की भी 2 टाइप्स थी, नॉड 2 और नॉड P3। जिसको याद नहीं है पहले वो जाके पढ़ लें। अच्छा, अब हम लोग क्या पढ़ें, हम डेफिशिएंसीज़ पढ़ें, क्या नाम है इसकी, PRRs की, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। अब ना यहाँ पर जो हमारे T लाइक रिसेप्टर्स हैं ना, उनमें डेफिशिएंसी इन्होंने बताई हुई है। सबसे पहले वो कहते हैं हमारा जो T5 टॉल लाइक रिसेप्टर होता है ना, वो आपको मैंने वहाँ पर भी MCQs कराया था। मैंने कहा था ये हमारे ना जो फ्लैजेला होते हैं ना उनको पकड़ने के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल हमारा कोई बैक्टीरिया है उसके ऊपर ना फ्लैजेला है, उनके फ्लैजेला पे पैम्प्स लगे हुए होते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनकी फ्लैजेला पे पैम्प्स लगे हुए होते हैं, तो उनको पहचानने के लिए अल्लाह ताला ने हमें T5 टॉल लाइक रिसेप्टर दिया। अगर इसकी डेफिशिएंसी है, इसमें म्यूटेशन आ गई है, तो इस वजह से हमारी बॉडी में अगर कोई फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया आता भी है तो हम नहीं पकड़ सकते, हमारे इनेट सेल्स अनएबल हैं उसको पकड़ने के लिए। अच्छा, अब तुम लोग ये यहाँ से देख लो ज़रा, रुको मैं जूम इन करूँ टेबल, या अल्लाह जी,
पता नहीं मुझे अंधेरा क्यों लग रहा है आज। अच्छा, अब टॉल लाइक रिसेप्टर जो 5 है ना, वो अगर उसमें म्यूटेशन आ गया तो हमारे फ्लैजेला जो फ्लैजेलिन होती है ना जो बैक्टीरिया, उसको हम नहीं पकड़ सकते। लाइक जो लेजियोनेला बैक्टीरिया होता है ना, वो फ्लैजेला होता है इसमें। अगर हमारी बॉडी में कोई म्यूटेशन है जिसकी वजह से हमारा टॉल लाइक रिसेप्टर 5 सही से नहीं बन पाया, तो वो हमारे बॉडी में आने वाले जो फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया उसको नहीं पकड़ सकते, उसको नहीं पहचान सकते, उसको सिग्निफिकेंस नहीं कर सकते। अब उन्होंने एक डिफेक्ट बताया मोबाइल का, जो मैंने आपको याद कराया था मोबाइल से। अब मैंने आपको अभी बताया जो सी लाइक ल्यूकिन रिसेप्टर्स होते हैं उसकी 2 टाइप्स होती हैं। मैंने आपको वो याद कराया था DMC, डी से डेक्टिन। डेक्टिन जो था वो हमारे फंजाई को पकड़ने के लिए होता था, फंजाई की सेल वॉल बीटा ग्लूकन के। और जो मोबाइल था ना मेनान बाइंडिंग लाइगेंड, वो कार्बोहाइड्रेट को पकड़ने के लिए। और उसमें मैंने आपको, आप वो लेक्चर जाके लो, उसमें मैंने आपको ना 2 MCQs कराए थे MBL से। और मैंने कहा था UHS में रिपीटेडली ना 2 MCQs, जो मेनान बाइंडिंग लाइगेंड होता है ना, अगर ना वो जब एक्टिवेट होता है, लाइक एक मिनट, ये जूम ज़्यादा ही हो गया है, हाँ जी। अब हमारा ना फॉर एग्जांपल ये मेरा इनेट सेल्स है, या ये न्यूट्रोफिल है, या इयोजिनोफिल, या बेजोफिल, या फिर मैक्रो, कोई भी हो सकता है इनेट सेल। इसके ऊपर क्या लगा हुआ होता है? मेनान बाइंडिंग प्रोटीन, मेनान बाइंडिंग लाइगेंड, ठीक है। अब ना ये लगा हुआ है। अब जैसे इसके साथ ना कोई बैक्टीरिया आता है ना, तो ये ना अपने सरफेस पे मेनान बाइंडिंग लिगेंड ज़्यादा कर देता है। तो इसका एक MCQs मैंने ये कहा था, ये जो मेनान बाइंडिंग लिगेंड है ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए भी हेल्प करता है। दूसरा इसका MCQs था कि एक्यूट फेज़ रिस्पॉन्स के लिए भी बहुत अच्छा रोल प्ले। एक्यूट फेज़ रिस्पॉन्स क्या है वो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ये 2 MCQs थे जो UHS के फेवरेट थे, ये मैंने ऑलरेडी पहले चैप्टर्स में आपको बताए हैं। तो वो कहते हैं यहाँ पर अगर आपकी किसी भी वजह से MBL में म्यूटेशन आ गई है तो आप कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर सकते। मतलब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए और भी बहुत से ज़रिए हैं, लेकिन ये वाला जो एक तरीका है ना वो मतलब कम हो जाएगा, इसकी रीज़न अननोन है, कन्फर्म, ठीक है। मतलब आप ये देखो कि अगर मैं बताती हूँ इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस अननोन क्यों है। अब ना आपको मज़े की बात है, हमें पता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और भी बहुत सारे तरीके होते हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए। अगर एक तरीका कम हो रहा है तो बॉडी में कहीं ना कहीं कमी आएगी, लेकिन उसकी कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस या आपको कोई डिजीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो इंट्रासेल्यूलर रिसेप्ट अल्लाह ताला ने हमें PRRs दिए हुए हैं, वो क्यों दिए हुए हैं मैंने वहाँ पर भी बताया था। मैंने ये बताया था, मैंने ये कहा था कि ना अल्लाह ताला ने हमारे अंदर भी कुछ ऐसे रिसेप्टर्स PRRs रखे हुए होते हैं, ताकि जो हमारे कुछ वायरसेस, जैसे वायरसेस मैंने आपको बताया था जैसे रजब बट, वो छुप के बैठ जाते हैं हमारे ना होस्ट के अंदर आ जाते हैं। वो टॉल लाइक रिसेप्टर और सी ल्यूकिन उनको नहीं पकड़ सकते, तो उनके लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर रखा हुआ है नॉड लाइक रिसेप्टर्स इंट्रासेलुलर को पकड़ने के लिए। और RIG-1 हेलिकेज, जो RIG-1 हेलिकेज होता है ना, वो याद हो मैंने रजब भट्ट से याद कराया था, और मैंने उसको आपको याद कराया था वायरस से। जो हमारे डबल स्टैंडर्ड वायरस होते हैं ना, उनको पकड़ने के लिए अल्लाह ताला ने RIG-1 हेलिकेज दिया हुआ है। अब उन्होंने क्या, अगर RIG-1 हेलिकेज में म्यूटेशन आ गई है तो हमारे जो डबल स्टैंडर्ड वायरसेस आएंगे, लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, तो इनको नहीं पकड़ सकता हमारी बॉडी। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं नॉड। नॉड में हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, एक नॉड 2 पढ़ा था और हमने एक पढ़ा था नॉड लाइक रिसेप्टर P3 पढ़ा था। अच्छा, अब वो कहते हैं जो नॉड 2 होता है ना, वो हमारी बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन को पकड़ने के लिए, अगर इसमें म्यूटेशन आ गया तो हमारे जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है ना उसको नहीं पकड़ जा सकते, और उसकी वजह से हमें क्रोन्स डिजीज़ हो सकती है। अब आपको पता होगा क्रोन डिजीज़ क्या है। मैंने आपको बाउल इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती हैं हमारी बॉडी में, जो कि 2 टाइप्स की होती है, एक क्रोन और एक सीलिक अल्सरेटिव डिजीज़। अब क्रोन डिजीज़ क्या है वो ऑलरेडी हमें पता है। अब RIG-1 हेलिकेज में अगर म्यूटेशन आ गई है तो आपके जो डबल स्टैंडर्ड RNA वायरसेस आएंगे हम उनको नहीं पकड़ सकते, लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस। सिंपल इज़ दैट। इसमें ऐसे MCQs की तरह याद करना और याद हो जाएगा इंशाल्लाह। अब आ जाते हैं बच्चों वाली बातों पे। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी नंबर 1 पॉइंट। यहाँ से अब तक मैंने कोई शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ एक देखा है, उसमें ये है कि डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसीज और सेकेंडरी। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर जो मैंने आपको दिया था ना, ये चैप्टर नंबर 68 में, उसमें मैंने ये आपको बताया था कि जो हमारे कंजेनिटल होते हैं उनको हम प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी, जो एक्वायर्ड होते हैं जो वक्त के बाद हमें डेवलप होते हैं, मतलब
वक्त के साथ, तो किसी भी वजह से वो आगे हम रीजंस पढ़ते हैं, उनको हम एक्वायर्ड कहते हैं और उनको सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसीज भी कहते हैं। अच्छा, अब यूएचएस का एक शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि ना आप ना नेम्स बता दो प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसीज की नेम्स, तो आपको ना तकरीबन नाम आने चाहिए, जैसे विस्कॉट, एल्ड्रिच सिंड्रोम, एटेक्सिया, ये सारे नाम आपको आने चाहिए। अब आ जाते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसीज पे। सबसे पहली बात, एक्वायर्ड मतलब कि बचपन से आपको ऐसा कुछ नहीं था, ये किसी और वजह से। अब इसमें भी इन्होंने हेडिंग दी हुई है, एक्वायर्ड टी सेल डेफिशिएंसीज, एक्वायर्ड बी सेल डेफिशिएंसीज, एक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी, एक्वायर्ड फैगोसाइट्स डेफिशिएंसी। अच्छा, अब ना मैं आपको बिल्कुल बेसिक पॉइंट से लेकर जाती हूँ ताकि आपको हर बात समझ आ जाए। अब ये बड़ी बच्चों वाली बात है, इसमें आपको ये समझ आ, इसमें एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, इसमें ये समझ आना चाहिए, हम स्टार्ट से पढ़ें, जिस बंदे को एचआईवी वायरस होता है, तो एचआईवी वायरस हमने पढ़ा था, उसमें एड्स होता है। जिसको एड्स हो जाता है उसको एचआईवी वायरस होगा। जो एचआईवी वायरस होता है ना, वो जाके डायरेक्टली हमारे जो CD4 पॉजिटिव टी सेल्स होते हैं, जो कि हेल्पर टी सेल्स हैं, उनके ऊपर हमें पता है, जो हमारा टी सेल्स होता है ना, मैंने आपको टी सेल्स में बताया था, जो हमारे CD4 पॉजिटिव टी सेल्स हों या CD8 पॉजिटिव, उनके ऊपर TCR रिसेप्टर होता है। अब TCR रिसेप्टर के साथ एक को रिसेप्टर लगा हुआ होता था CD4 का, और इसके ऊपर को रिसेप्टर होता था CD8 का। अब ये जो हमारा HIV वायरस है ना, वो क्या करता है, जो CD4 पॉजिटिव टी सेल्स होते हैं, उनका को रिसेप्टर यहाँ जाके ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से CD4 पॉजिटिव टी सेल्स अपना काम नहीं कर सकते। जब उसका रिसेप्टर ही ख़त्म कर रहा है, तो वो कैसे ही इस वजह से वो जो HIV होते हैं, उन HIV वायरस जिनको होता है, वो इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाते हैं हमारे। तो ये क्या होता है बेसिकली, ये बचपन से तो HIV वायरस नहीं है आपको तो किसी वजह से हुआ है ना, कोई भी रीज़न हो सकती है, बाज़ों का तो किसी और के इंसान की वजह से भी आपको हो सकता है। तो इस वजह से अब उन्होंने एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, जिसको एड्स होगा तो उसके जो टी हेल्पर्स टी सेल्स है ना, CD4 पॉजिटिव, वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। क्यों CD4 प्रोटीन को डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से बंदा इम्यूनो डेफिशिएंट हो रहा है। इसका मतलब एक्वायर्ड टी सेल डेफिशिएंसी हो रही है, किसी भी इंसान में एक्वायर्ड हो रही है। उसके बाद उन्होंने दूसरी एग्जांपल मीज़ल्स की दी हुई है। वो कहते हैं जिनको ना मीज़ल्स और मम्स हमने स्टार्ट में ही पढ़ा हुआ होता था, मतलब पढ़ा है कितना, माइक्रो में भी पढ़ा है। अच्छा, मीज़ल्स क्या होता था, खसरा। जिस इंसान को खसरा हो जाता है ना, वो क्या करता है, उसमें अगर आप टेस्ट करोगे, कौन सा टेस्ट, हमने ये ऑलरेडी स्किन पैच टेस्ट पढ़ा हुआ है। ट्यूबरक्लोसिस, जिस इंसान को टीबी हुआ होता है ना, हम उसको PPD वैक्सीन जो है ना, PPD एंटीजन होता है, वो इसमें इंजेक्ट करते हैं स्किन के थ्रू, और ना रैश होता है। अब जिस बंदे को मीज़ल्स हुआ होता है ना, उसमें वो रैश प्रोड्यूस नहीं होता। मीज़ल्स क्या करता है, उसका ये जो मीज़ल्स वायरस है या मीज़ल वायरस होता है, ये क्या करता है, ये जाके ना हमारे जो मेमोरी टी सेल्स बने हुए होते हैं ना हमारे टीबी के ख़िलाफ़, उसको जाके मार देता है, ख़त्म कर देता है, मतलब नुकसान कर रहा है एक लिहाज से हमारा, जिसकी वजह से आपका जो स्किन टेस्ट है वो नेगेटिव आएगा, उसमें रैश प्रोड्यूस नहीं होगा। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, अब एक्वायर्ड टी सेल्स की डेफिशिएंसी हो रही है। इसमें कौन से टी सेल्स की डेफिशिएंसी हो रही है, मेमोरी टी सेल्स की डेफिशिएंसी, इसमें CD4 पॉजिटिव टी सेल्स की डेफिशिएंसी। अब वो कहते हैं एक्वायर्ड बी सेल, मतलब कुछ ऐसा हुआ है कि आपके बी सेल की डेफिशिएंसी हो गई है। सबसे पहले माल न्यूट्रिशन। आपको पता है हमारा जो बी सेल है वो बनाता है प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल से बनती है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ बेसिकली क्या है, प्रोटीन्स, जो कि अल्फ़ा और बीटा चेन से बनी हुई होती हैं। हमें पता है दो हैवी चेन्स होती हैं, दो लाइट चेन्स होती हैं, पॉलीपेप्टाइड्स प्रोटीन से बनी हुई हैं। आप अगर कोई इंसान जिसमें प्रोटीन की, अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी है, उसमें मुझे बताओ एंटीबॉडीज़ कैसे बनेंगी। कुछ लोग होते हैं ना जो प्रोटीन से बहुत भागते हैं, तो माल न्यूट्रिशन की वजह से आपको एंटीबॉडीज़ की डेफिशिएंसी हो जाएगी, नहीं बन पाएंगी। जब प्रोटीन ही नहीं है तो एंटीबॉडीज़ कैसे बनेंगी, तो पायोजेनिक बैक्टीरिया इन्फेक्शंस आपको बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सिंपल इज़ दैट। एसप्लीनिया क्या होता है, एसप्लीनिया मतलब सप्लीनेक्टमी कर लिया, सप्लीन का रिमूवल कर लिया किसी भी वजह से। अब जिस बंदे के ना सप्लीन रिमूव कर दी जाती है, अब आपको पता होगा ये घर है BOT सेल्स का, तो उनमें क्या होगा, जो हमारे B सेल्स है ना, उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी।
तुम लोग ना, मैं एक मज़े की बात बताऊँ तुम लोगों को, तुम लोग इनको सिर्फ एज अ MCQ याद करो, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, बस हेडिंग्स याद कर लो, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी। अब आपको पता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो हमारी 20 प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं वो लीवर बनाता है। अगर लीवर फेलियर हो गया है, लीवर की सिरोसिस हो गई है, लीवर कैंसर हो गया है, लीवर कार्सिनोमा हो गया, तो उसकी वजह से लीवर अपना काम नहीं करेगा, लीवर प्रोटीन्स ही नहीं बनाएगा। जब वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स नहीं बना रही तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कैसे एक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जिस इंसान को लीवर फेलियर हो गया है ड्यू टू हेपेटाइटिस बी वायरस या हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से आपका लीवर जो है ना फेलियर हो जाता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स ही नहीं बनेगी। जब वो नहीं बनेगी तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, सिंपल। अब आ जाते हैं माल न्यूट्रिशन में। आपको पता है प्रोटीन्स हैं, जब आप अमाइनो एसिड्स ही नहीं ले रहे तो आपका लीवर कैसे प्रोटीन्स बनाएगा, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स कैसे बनेंगी जब आप खाना अंदर से न्यूट्रिशन ही नहीं ले रहे, सिंपल, बच्चों वाली बातें। अब आ जाते हैं एक्वायर्ड फैगोसाइड डेफिशिएंसी। इस फैगोसाइड्स की डेफिशिएंसी, न्यूट्रोपीनिया। न्यूट्रोपीनिया क्यों हो रहा है, मतलब एक तो हमने पढ़ा था जो कंजेनिटल थी, हमने साइक्लिक न्यूट्रोपीनिया पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। अब लास्टली हम पढ़े हैं न्यूट्रोपीनिया, मतलब पीनिया इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स कम हो रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं, एक रीज़न बताती हूँ मज़े की। जो हमारे आपको पता है कैंसर पेशेंट होते हैं उनमें हम करते हैं कीमोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी में हम साइटोटॉक्सिक ड्रग्स देते हैं। ये ड्रग्स क्या करती हैं, जाके ना हमारे न्यूट्रोफिल्स को भी डैमेज कर रही होती हैं। अब देखो कैंसर को तो ख़त्म करना है, अब डॉक्टर ने तो कैंसर को ख़त्म करना है, कैंसर तो ज़्यादा खतरनाक है, उसके साथ साथ हमारे कुछ न्यूट्रोफिल्स भी ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रोपीनिया हो जाता है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से हमारे न्यूट्रोफिल्स कम हो जाते हैं, लाइक डेफिशिएंसी हो जाती है, लाइक स्टैफ ओरियस और स्टैफ न्यूमोनाई जिन बंदों में हुआ, और या इंटेरिक ग्राम नेगेटिव रॉश, उनकी वजह से भी हमारे न्यूट्रोफिल्स ब्लड में कम हो जाते हैं। और सिप्रोफ्लैक्सासिन अगर कोई ड्रग लेता है उसकी वजह से हमारे न्यूट्रोफिल्स कम हो जाते हैं। किसी ड्रग की वजह से आपके न्यूट्रोफिल्स ब्लड में कम हो रहे हैं, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अच्छा, मैं अब एक हिंट देने वाली हूँ। जहाँ बी सेल की डेफिशिएंसी है वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जहाँ टी सेल की डेफिशिएंसी है वहाँ वायरल और इंट्रासेलुलर बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जहाँ PRRs की डेफिशिएंसी है वहाँ इनेट इम्यूनिटी बहुत कम है। अच्छा, ये सारा कुछ तो ऐसे मतलब मैंने हिंट आपको दी थी। अब हम करते हैं MCQs करते हैं जो कि बहुत ईजी हैं। A few minutes later. अच्छा, अब हम करते हैं MCQs में वो कहते हैं आपका पेशेंट 2 साल का बच्चा है जिसको क्या हुआ है, एपिसोड्स हैं, पॉस्ट्यूल्स बन रहे हैं, लिम्फ एडिनाइटिस हो रहा है, स्टैफ ओरियस की वजह से। अच्छा, उसके बाद है हिज इम्यूनो, अच्छा वो कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स मतलब एंटीबॉडीज़ भी नॉर्मल है, इसका मतलब बी सेल भी नॉर्मल है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी उसका नॉर्मल है, लेकिन उसका नाइट्रोब्ल्यू टेट्राजोलियम टेस्ट करवाया गया जो कि डिफेक्टिव सेल्स। अब आपको याद होगा ये मैंने टेस्ट आपको कहाँ याद, मैंने आपको ये हिंट भी दिया था, NBT ये टेस्ट था जो कि हम फैगोसाइटोसिस, जब मैंने आपको फैगोसाइट्स की डेफिशिएंसी बताई थी तो मैंने ये बताया था कि ये न्यूट्रोफिल्स की को चेक करने के लिए होता है। तो ये न्यूट्रोफिल्स, इसका ऑप्शन है ई। हम न्यूट्रोफिल्स में क्या होता है, ब्लू कलर आता था, अगर नॉर्मल होंगे न्यूट्रोफिल्स तो ब्लू कलर आएगा। अगर न्यूट्रोफिल्स में मसला है, मतलब कौन सा मसला था, क्रॉनिक ग्रानुलोमेटोस डिजीज़ होगी, तो उसमें क्या था, हमने कहा था कि उसमें आपका NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं होगा, जिसकी वजह से जो आपकी किलिंग में है ना वो मसला आएगा। इसमें क्या होगा था, इस वजह से आपको पता चल गया ये टेस्ट आपके न्यूट्रोफिल्स को चेक करने के लिए होता है। अच्छा, अब आपको ये बात समझ आ गई। अब आ जाते हैं दूसरे MCQs। एक 25 ईयर ओल्ड वुमेन है जिसको एपिसोड्स, अच्छा ये मैं पहले टेस्ट दिखा भी दूँ ताकि आप लोगों को ना थोड़ा, ये है वो टेस्ट, मैंने आपको ये दिखाया भी था, नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम और डाईक्लोरोफ्लोरेसेन, ये फ्लो साइटोमेट्री वाला था और ये ब्लू कलर देता था। अगर नॉर्मल होंगे न्यूट्रोफिल तो ब्लू कलर आएगा, अगर अब नॉर्मल है जैसे क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ में तो ब्लू कलर नहीं आएगा। ये वही वाला MCQs। अच्छा, अब दूसरा MCQs हम पढ़े थे, शी हैज़ अ फ्रीक्वेंट अनयूजुअल इन्फेक्शंस हो गए हैं। अच्छा, वो कहते हैं नमूनिया हुआ उसके बाद ना उसको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होना शुरू हो गए, तो वो कहते हैं कौन सी ऐसी बीमारी होगी, इम्यूनो डेफिशिएंसी होगी जो कि इसको इन्फेक्शन बार बार करवा रही है। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें इसकी रिड्यूस लेवल ऑफ, मतलब उसकी एंटीबॉडीज़ कम होंगी जिसकी वजह से उसको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। आपको याद है रिकरेंट इन्फेक्शंस, इसका मतलब बार बार इन्फेक्शन होना बी सेल्स में होता था। जब बी सेल्स नॉर्मल नहीं होते तो
एंटीबॉडीज़ भी सही नहीं बनाते, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। और मैंने ये आपको जब टेबुलर फॉर्म में समझाया था ना, आई थिंक कहाँ गया, मुझे मिल जाए नोट्स, कहाँ गए, हाँ ये रहे, जब मैंने आपको बी सेल की डेफिशिएंसी, एक्स लिंक, ए गामा ग्लोबिन, प्रोटन्स, ये सारा बताया, तो मैंने कहा था रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बहुत होते हैं, बार बार वाले इन्फेक्शंस होने वाले। अच्छा अब आ जाते हैं तीसरा एमसीक्यूज, ब्रूटन्स, ए गामा ग्लोबिन ईमिया, विच वन ऑफ द इज, ये आपको याद होगा, इसमें कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं बनती थी, मतलब तमाम एंटीबॉडीज़ लो थी, IgG, IgM, IgD, IgE सारी क्यों, क्योंकि इसमें एक एंजाइम की कमी थी जो कि टायरोसिन काइनेज था, जो कि BTK जीन की म्यूटेशन। अब इसमें सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हैं, क्योंकि इन्होंने अल्फ़ा में कहा है कि IgG प्रोड्यूस हो रही है, नहीं, इसमें तमाम IgG नहीं प्रोड्यूस हो रही थी। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ देयर इज़ अ म्यूटेशन इन द जीन। कौन सा जीन, मैंने आपको BTK जीन बताया भी था, उसमें टायरोसिन काइनेज में बन सकता है, जो कि सिग्नल ट्रांसडक्शन ऑफ बी सेल्स की ज़रूरी होता है, और बी सेल तब ही अपनी एंटीबॉडीज़ बना सकता है, और इसमें ऑल जो IgGs होती हैं वो डिक्रीज़ होती हैं इस डिज़ीज़ में, और ये UHS का फेवरेट है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। अब आ जाते हैं MCQs नंबर 4 पे। अच्छा अब ये वही वाला MCQs आ गया, विच वन इज़ द मोस्ट एक्यूरेट, क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ में क्या होता था, ऑक्सीडेटिव बर्स्ट नहीं बनता था, क्यों, उसमें NADP H ऑक्सीडेज नहीं होता था, और ऑक्सीडेटिव बर्ब नहीं बन सकता, तो इसका अल्फा ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब आ जाते हैं MCQs नंबर 5 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोडेफिशिएंसीज इज़ मोस्ट लाइकली टू प्री डिस्पोज टू बहुत बायोजेनिक और वायरल। वो कहते हैं कि वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, पायोजेनिक भी, पायोजेनिक हो सकते हैं इसका मतलब B सेल्स की डेफिशिएंसी, अगर वायरल हो सकते हैं इसका मतलब T सेल की डेफिशिएंसी है, तो इसमें कौन सा, अब इसमें हमने कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी को करेक्ट करना है, तो MCQs नंबर इसमें, क्योंकि B सेल्स की भी डेफिशिएंसी है, T सेल्स की भी, तो ये मैंने आपको बताया था, जब दोनों की डेफिशिएंसी हो तो उसको हम कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी कहते हैं, जो कि स्वेयर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी है। MCQs नंबर 6 रिगार्डिंग इम्यूनोडेफिशिएंसीज डिसीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट। वो कहते हैं कि इम्यूनोडेफिशिएंसी कौन सा, पेशेंट्स हु हैव IgA हैव अ हाई इंसिडेंस ऑफ, अच्छा जिसकी मैंने आपको ये MCQs कराया था, जिसमें IgA की डेफिशिएंसी है, उसमें ना म्यूकस में मतलब बैक्टीरिया ज़्यादा, पायोजेनिक इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकते हैं, साइनसिस में और लंग्स में, क्यों, इसके GIT ट्रैक में भी इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है, इसके रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी इन्फेक्शन, क्योंकि वहाँ म्यूकस होता है, और म्यूकस में क्या होती है, IgA होती है। आई होप यू लाइक द वीडियो, और ये हमारा लास्ट मतलब चैप्टर था इम्यूनो का, और मेरा ये सेशन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को कोई भी बात समझ ना आई हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और मैंने कोशिश की है कि इम्यूनो को आसान तरीके से समझा दूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैंने हर बच्चे से ही सुना हुआ है बहुत मुश्किल है इम्यूनो, बहुत मुश्किल है। ये बात नहीं है कि मुश्किल नहीं है, लेकिन आप अगर इसको एज अ स्टोरी पढ़ोगे तो ये बहुत आसान हो जाएगी। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर आपको मज़ीद किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो बताइएगा। अब ना इसके बाद मैं टेक्निक स्टार्ट्स करूँगी, जिसके सिलेबस में ना अब जो AHS वाले बच्चे होते हैं उनके ना सिलेबस में टेक्निक्स हैं इम्यूनोलॉजी की, और मैं सीरोलॉजी वाला अब ना सेशन स्टार्ट करूँगी, तो उसमें मैं टेक्निक्स भी पढ़ा दूँगी आपको, तो टेक्निक्स भी नेक्स्ट डे से इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करूँगी। अभी हमारी इम्यूनोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह वाइंड अप हो गई, या कंप्लीट हो गई है, हमने सारे चैप्टर्स पढ़े, सारे टॉपिक्स को देखा, और UHS के पास पेपर्स को भी साथ साथ लेकर चली, जो इम्पोर्टेंट थी चीज़ें मैंने वो सब कुछ बताया। और इस चैप्टर को प्लीज़ स्किप ना करना, और जैसे मैंने पढ़ाया वैसे याद करना, और याद हो जाएगा इंशाल्लाह। आई होप यू लाइक द वीडियो। मैं कितनी बार ये बात कहूँगी, बस लाइक कर दो। बाय, अल्लाह हाफिज़, और इन्जॉय करो इम्यूनो, और पेपर अच्छे से देना। और मैं क्या बोलूँ, पता नहीं, मुझे बोलने का बहुत शौक़ है, इस वजह से मैं बोलना चाह रही हूँ कि मेरा दिल चाहता है मैं कैमरे पर बोलती रहूँ, बस बोलती ही रहूँ। अच्छा मेरी बोंगियों को इग्नोर करो। बाय बाय गाइस, बाय बाय।